इंजीनियरिंग कॉलेज है गलगोटिया ग्रेटर नोएडा में। बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में 6-7 इंजीनियरिंग कॉलेज में एज ए डीन और एज ए एचओडी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मैंने काम किया है। इसके बाद हमने बहुत सारे करियर काउंसलिंग पे कोर्सेज ऑर्गेनाइज किए हैं, हमने करवाए हैं, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाए हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाए हैं, इमिनेंट स्पीकर रहा हूँ, बहुत जगह ऑल ओवर इंडिया में जाता हूँ। कंस्ट्रक्शन स्किल डेवलपमेंट काउंसिल जो एनएसडीसी के अंदर है, भारत सरकार के अंदर है, उसका मैं मास्टर ट्रेनर भी हूँ। और मुझे चेन्नई, बेंगलोर, कहीं भी जहाँ भी ट्रेनिंग देना रहता है, स्पेशल ट्रेनिंग देना रहता है, सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग देनी रहती है, वहाँ पे भेजा जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा भेजा जाता है। और कुल मिलाकर के समय बड़ा व्यस्त रहता है, लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ आईटीआई है, जुड़े हुए हैं, इस स्कूल में बहुत दिनों से मेरा मन कर रहा था कि करियर काउंसलिंग करूँ, बच्चों को समझाऊँ, शिक्षकों के साथ इंटरेक्शन करूँगा, क्योंकि आपको ही पता है आने वाले जो कमिंग इंडिया है, भारत है, उसके आप लोग बेस है, आप लोग आधार हैं। और ये जो समय है कौन सा समय? 10th का बाद का, 10वीं पास और 12वीं पास, 10वीं पास और 12वीं पास, ये जो समय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी कुछ को नहीं समझ में आता है, जिनको समझ में आता है वो बहुत ही एक्सीलेंट कर जाते हैं अपने लाइफ में, जिनको नहीं समझ में आता है वो क्या करते हैं, बाद में उनको समझ में आता है तो क्या होता है, वो कहानी है ना, होए पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये पछताने के सिवा कुछ नहीं रहता है। हमने प्रॉब्लम फेस की है, क्योंकि रूरल बैकग्राउंड से थे और नहीं पता था इंजीनियरिंग क्या होता है, मेडिकल क्या होता है, और कौन कौन से कैरियर इन्हेंसमेंट कोर्स है। तो जब नहीं पता रहता है तो हम लोग कहाँ जाते हैं, कन्वेंशनल कोर्स की तरफ जाते हैं, कन्वेंशनल कोर्स लेते हैं। कन्वेंशनल कोर्स, वोकेशनल कोर्स, ये क्या होते हैं आगे हम लोग जानेंगे और समझेंगे। तो अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आप लोग पूरी तरह से कंसंट्रेशन के साथ में यहाँ पे प्रेजेंट रहना है। अगर दिमाग इधर उधर जा रहा है तो अपने दिमाग को समझाना है कि नहीं मुझे सुनना है, ध्यान से सुनना है, बिना घबराहट के सुनना है। अब ये नहीं दिमाग में रखना है कि मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, कुछ भी नहीं। अभी 1.5 घंटे तक आप कृपया ध्यानपूर्वक देखिए जो भी मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये सेमिनार जो ऑर्गेनाइज किया गया है, अम्बे प्राइवेट आईटीआई आ रहा है, अम्बे प्राइवेट आईटीआई एक आपके बगल में है। देन अम्बे ग्लोबल एकेडमी एक एप्लीकेशन है जो हम लोगों ने डेवलप किया है आपके लिए, ऐसे छात्रों के लिए जो कि गांव में रहते हैं, देहात में रहते हैं, उनको पढ़ने के लिए, उनको सुविधा देने के लिए, उनकी तैयारी करवाने के लिए हम लोगों ने एक ऐप डेवलप किया है। उस ऐप का नाम है अम्बे ग्लोबल एकेडमी, अम्बे ग्लोबल एकेडमी। और हमारा यूट्यूब चैनल भी है अम्बे ग्लोबल एकेडमी के नाम से। तो हो सकता है आप लोगों ये जो भी प्रोग्राम हो रहा है यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, तो सबसे पहले आप लोग घर में जाएंगे, अगर स्मार्ट मोबाइल है आपके घर में, हाँ, तो यूट्यूब पे लाइव है तो ऑलरेडी अपलोड हो जाएगा। तो अम्बे ग्लोबल एकेडमी को आप लोग सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, सब लोग सब्सक्राइब करेगा, ओके। तो इस सेमिनार का यही उद्देश्य है कि आपके शैक्षणिक पथ के बारे में सूचित कर आपको सही निर्णय लेने में मदद करूं, आपकी रुचियों और शक्तियों को समझूं और ऐसा पाठ्यक्रम चुनने के लिए प्रेरित करूं जिससे आपका अच्छा कैरियर बने, कैरियर अच्छा बने, ठीक है। यही इस सेमिनार का मेन उद्देश्य है। अब देखिए आपके सामने फोटो, बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं। क्या आप बनना चाहते हैं? क्या आप बनना चाहते हैं? इंजीनियर। इंजीनियरिंग कॉलेज है गलगोटिया ग्रेटर नोएडा में। बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में, 6-7 इंजीनियरिंग कॉलेज में एज ए डीन और एज ए एचओडी
हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मैंने काम किया है। इसके बाद हमने बहुत सारे करियर काउंसलिंग पे कोर्सेज ऑर्गेनाइज किए हैं, हमने करवाए हैं, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाए हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाए हैं, इमिनेंट स्पीकर रहा हूँ, बहुत जगह ऑल ओवर इंडिया में जाता हूँ। कंस्ट्रक्शन स्किल डेवलपमेंट काउंसिल जो एनएसडीसी के अंदर है, भारत सरकार के अंदर है, उसका मैं मास्टर ट्रेनर भी हूँ। और मुझे चेन्नई, बेंगलोर, कहीं भी जहाँ भी ट्रेनिंग देना रहता है, स्पेशल ट्रेनिंग देना रहता है, सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग देनी रहती है, वहाँ पे भेजा जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा भेजा जाता है। और कुल मिलाकर के समय बड़ा व्यस्त रहता है, लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ ITI है, जुड़े हुए हैं, इस स्कूल में बहुत दिनों से मेरा मन कर रहा था कि करियर काउंसलिंग करूँ, बच्चों को समझाऊँ, शिक्षकों के साथ इंटरेक्शन करूँगा, क्योंकि आपको भी पता है आने वाले जो कमिंग इंडिया है, भारत है, उसके आप लोग बेस है, आप लोग आधार हैं। और ये जो समय है, कौन सा समय? 10th का बाद का, 10वीं पास और 12वीं पास, 10वीं पास और 12वीं पास, ये जो समय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी कुछ को नहीं समझ में आता है, जिनको समझ में आता है वो बहुत ही एक्सीलेंट कर जाते हैं अपने लाइफ में, जिनको नहीं समझ में आता है वो क्या करते हैं, बाद में उनको समझ में आता है तो क्या होता है, वो कहानी है ना, हो पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये पछताने के सिवा कुछ नहीं रहता है। हमने प्रॉब्लम फेस की है क्योंकि रूरल बैकग्राउंड से थे और नहीं पता था इंजीनियरिंग क्या होता है, मेडिकल क्या होता है और कौन कौन से कैरियर इन्हेंसमेंट कोर्स है। तो जब नहीं पता रहता है तो हम लोग कहाँ जाते हैं, कन्वेंशनल कोर्स की तरफ जाते हैं, कन्वेंशनल कोर्स लेते हैं। कन्वेंशनल कोर्स, वोकेशनल कोर्स, ये क्या होते हैं आगे हम लोग जानेंगे और समझेंगे। तो अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आप लोग पूरी तरह से कंसंट्रेशन के साथ में यहाँ पे प्रेजेंट रहना है। अगर दिमाग इधर उधर जा रहा है तो अपने दिमाग को समझाना है कि नहीं नहीं मुझे सुनना है, ध्यान से सुनना है, बिना घबराहट के सुनना है। अब ये नहीं दिमाग में रखना है कि मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, कुछ भी नहीं। अभी 1.5 घंटे तक आप कृपया ध्यान पूर्वक देखिए जो भी मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये सेमिनार जो ऑर्गेनाइज किया गया है, अम्बे प्राइवेट ITI आ रहा है, अम्बे प्राइवेट ITI एक आपके बगल में है। देन अम्बे ग्लोबल एकेडमी एक एप्लीकेशन है जो हम लोगों ने डेवलप किया है आपके लिए, ऐसे छात्रों के लिए जो कि गांव में रहते हैं, देहात में रहते हैं, उनको पढ़ने के लिए, उनको सुविधा देने के लिए, उनकी तैयारी करवाने के लिए हम लोगों ने एक ऐप डेवलप किया है। उस ऐप का नाम है अम्बे ग्लोबल एकेडमी, अम्बे ग्लोबल एकेडमी। और हमारा YouTube चैनल भी है अम्बे ग्लोबल एकेडमी के नाम से। तो हो सकता है आप लोगों ये जो भी प्रोग्राम हो रहा है YouTube पे अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप लोग घर में जाएंगे, अगर स्मार्ट मोबाइल है आपके घर में, हाँ, तो YouTube पे लाइव है तो ऑलरेडी अपलोड हो जाएगा। तो अम्बे ग्लोबल एकेडमी को आप लोग सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, सब लोग सब्सक्राइब लेगा, ओके। तो इस सेमिनार का यही उद्देश्य है कि आपके शैक्षणिक पथ के बारे में सूचित कर आपको सही निर्णय लेने में मदद करूं, आपकी रुचियों और शक्तियों को समझूं और ऐसा पाठ्यक्रम चुनने के लिए प्रेरित करूं जिससे आपका अच्छा करियर बने, करियर अच्छा बने, ठीक है। यही इस सेमिनार का मेन उद्देश्य है। अब देखिए आपके सामने फोटो, बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं। क्या आप बनना चाहते हैं? क्या आप बनना चाहते हैं? इंजीनियर बनना चाहते हैं, कंपनी सेक्रेटरी अगर बनना चाहते हैं, अगर आप बनना चाहते हैं CA, आप बनना चाहते हैं IAS अफसर, ओके। ये तो मेरा हेलो इसको ले लीजिए।
सॉरी थोड़ा आप लोगों को कष्ट हुआ। तो आप देख सकते हैं कन्वेंशनल कोर्सेज, कन्वेंशनल कोर्सेज जो होता है वो लॉन्ग टर्म गोल होता है, दीर्घकालिक लक्ष्य होता है। दीर्घकालिक, दीर्घकालिक का मतलब आपको पढ़ना है, समय व्यतीत करना है, आपको 2 साल +2 करना है, उसके बाद ग्रेजुएशन कितने साल करना है, 4 साल, 4 इयर्स, क्योंकि अभी मास्टर्स डिग्री करना जरूरी है, डायरेक्ट आप पीएचडी कर सकते हैं। तो 4 साल का आपका ग्रेजुएशन हो गया, ठीक है। उसके उसके बाद आप एग्जाम देना शुरू करेंगे, या +2 करने के बाद आप एग्जाम देना शुरू करेंगे। कौन कौन से एग्जाम देंगे और कौन कौन से करियर की संभावनाएं हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन जो कन्वेंशनल कोर्स होता है वो लॉन्ग टर्म गोल से होता है, लॉन्ग टर्म गोल होता है। जैसे आपको आईएएस आईपीएस बनना है, डॉक्टर्स इंजीनियर्स बनना है। मेरी बेटी डॉक्टर है, 2016 से शुरू की थी, जो मेडिकल का कोर्स 2016 से शुरू की थी, अभी तक वो पढ़ रही है। कितना साल हो गया, 9 इयर्स, अभी एमएस कर रही है। तो लंबा गोल होता है, लंबा पढ़ाई करना है, ठीक है। और दूसरा है वोकेशनल कोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में व्यवसायिक पाठ्यक्रम। हिंदी में कहीं मिस्टेक होगा स्पेलिंग्स में तो उसको ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि थोड़ी हिंदी मेरी कमजोर है, कमजोर इन द सेंस अब कमजोर हो गया, पहले तो बहुत अच्छा था। तो दूसरा होता है वोकेशनल कोर्स। यहाँ हम लोग वोकेशनल कोर्स के बारे में पूरी तरह से बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको हमेशा डाउट रहता है, समझ में नहीं आता है वोकेशनल कोर्स होता क्या है और इसका क्या उपयोग है और क्या कैरियर है, क्या नौकरी है, कैसे आगे बढ़ेंगे, इन चीजों का पता नहीं रहता है, ठीक है। सॉरी, कन्वेंशनल कोर्स जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, +2 इंटर साइंस, +2 आर्ट्स एंड +2 कॉमर्स, आर्ट्स साइंस कॉमर्स। तो जनरली ये कन्वेंशनल कोर्स होता है जिसमें कि सारे छात्र जो भी पास करते हैं मैट्रिक, उनका पहला अटेम्प्ट इधर ही रहता है। वो कुछ भी दूसरा कोर्स बताओ वो जरूर बोलेंगे कि नहीं आईएससी में भी एडमिशन लेते हैं। कोई दूसरा कोर्स भी करेंगे तो बोलेंगे कि नहीं आईएससी भी कर लेते हैं, आईए भी कर लेते हैं, आईकॉम भी कर लेते हैं। क्योंकि ये चीजें जो है ना हमारे ब्लड में आई हुई है, हमारे पूर्वजों से आई हुई है। क्योंकि पूर्वज सक्सेसफुल थे, पहले जनसंख्या कम थी, कंपटीशन काफी कम था, पढ़ने लिखने वाले कम थे, तो सफलता मिल जाती थी। अब इसके उलट हो गया है, एक से एक दिमाग वाले हो गए हैं, एक से एक दिमाग वाले हैं, बच्चे भी दिमाग वाले हैं, और कंपटीशन बहुत ही ज्यादा हो गया है। आप इधर 7-8 सालों में देखेंगे कितना कंपटीशन इंक्रीज हुआ है, कंपटीशन बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हुआ है। तो देखिए वोकेशनल कोर्स में ये जो है आईटीआई होता है। वोकेशनल कोर्स में एक कोर्स जो काफी फेमस है, जो आप 10th के बाद कर सकते हैं, वो है आईटीआई। 10th के बाद स्ट्रेट में आईटीआई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा डिप्लोमा कर सकते हैं, 10th के बाद ही डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक या ओवरसियरी के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो पॉलिटेक्निक जो है या डिप्लोमा जो है वो कर सकते हैं। डिप्लोमा भी 2 तरह का होता है, एक इंजीनियरिंग डिप्लोमा होता है, दूसरा नॉन इंजीनियरिंग होता है। इंजीनियरिंग का मतलब हो गया जो आप टेक्निकल टेक्निकल कर रहे हैं, टेक्निकल डिग्री ले रहे हैं। टेक्निकल मतलब इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब से जो पढ़ाई कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, ओवरसियरी कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं टेक्निकल डिप्लोमा। और नॉन टेक्निकल डिप्लोमा में फाइन आर्ट्स, फैशन डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, इंटरनेट का वेब पेज होता है ना, उसका भी कोर्स होता है, 10th के बाद भी होता है। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, नर्सिंग, काफी लोग कर रहे हैं आजकल नर्सिंग। तो जीएनएम एंड डीएनए 2 कोर्स हैं जो कि आप 10th के बाद ही स्टार्ट कर सकते हैं। 10th के बाद आप देख रहे होंगे नर्सिंग का कोर्स काफी फेमस होते जा रहा है। काफी जो आपके आसपास में छात्र होंगे या आपके जो रिलेटिव होंगे जो शहर वगैरह में रह रहे हैं, वो नर्सिंग पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। नर्सिंग का मतलब हो गया जो नर्स होते हैं ना, नर्स जो पेशेंट की केयर करते हैं, तो उसमें काफी अचानक से बहुत ही ज्यादा नौकरियां आई हुई है। तो मैक्सिमम जो छात्र है आजकल नर्सिंग की तरफ जा रहे हैं, नर्सिंग कर रहे हैं। तो नर्सिंग जो है आप यहां से भी शुरू कर सकते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि +2 अगर आप कर रहे हैं, कन्वेंशनल एजुकेशन में जा रहे हैं, 2 एजुकेशन बताया 10th के बाद, एक कन्वेंशनल, दूसरा वोकेशनल, या हिंदी में क्या बताया, व्यवसायिक। व्यवसायिक लड़के ध्यान दो,
लड़कियां सब कंसंट्रेट होकर सुन रही है, आप लोग भी कंसंट्रेट होकर सुनना है। दूसरा जो है क्या है, व्यवसायिक है। तो व्यवसाय, पहले हम लोग कन्वेंशनल की बात कर रहे हैं कि कन्वेंशनल में अगर आप 10+2 या इंटर आर्ट्स के साथ कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ डीएलएड होता है ना, ये निकलता है फॉर्म। अगर आपको टीचर बनना है, आप सोचते हैं मैं टीचर बन जाऊं, हाई स्कूल में नहीं, लोअर स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में अगर टीचर बनना है तो आप करते हैं क्या, डीएलएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये इंटर के बाद होता है, +2 के बाद एक एंट्रेंस निकलता है, तो उस एंट्रेंस को अगर आप दीजिएगा तो आप इसको डीएलएड कर करके टीचर बन सकते हैं। बैंकिंग सर्विसेज, बैंक में अगर आप कैरियर बनाना चाहते हैं, क्लर्क वगैरह बनना चाहते हैं, तो आप +2 के बाद फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। क्लर्क की वैकेंसी +2 के बाद ही आने लगती है। एक्जुलरी नर्स एंड मिडवाइफ, एएनएम। रेलवे में कुछ पोस्ट है जो कि इंटर के बाद शुरू हो जाता है, वो भी आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस, पैरामिलिट्री, इन सब में अगर जाना है तो 10+2 के बाद दरवाजे खुले हैं। साथ में अगर डिफेंस में आप अफसर बनना चाहते हैं तो ये क्या है, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, उसके थ्रू आप क्या बन सकते हैं, ऑफिसर बन सकते हैं। +2 के बाद ही रास्ते खुल जाते हैं, ठीक है। बीबीए, बीसीए, बीए जनरल एजुकेशन, अगर आपको आगे एमबीए करना है, आपने सोच रखी है कि मैं तो मैनेजमेंट करना है मुझे, तो आप बीबीए के लिए जाइएगा। अगर आपको कंप्यूटर के फील्ड में जाना है, आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे एमसीए करना है, फिर बीए करने से क्या फायदा है, आप तो +2 के बाद ही क्या करेंगे, बीसीए, और जनरल एजुकेशन बीए है। उसके बाद माइनिंग डिप्लोमा है, जो हमें पता नहीं रहता है, अगर किसी के घर में कोई धनबाद होगा या फिर झारखंड में होगा, रानीगंज वगैरह में होगा, तो वो माइनिंग की बात करते हैं, एक नौकरी की बात करते हैं जो कि माइनिंग में अवेलेबल है, तो आप लोग माइनिंग का डिप्लोमा भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी नौकरी मिलती है, बहुत जल्दी मिलती है। लाइब्रेरी साइंस, ये भी एक ऑप्शन है, +2 के बाद में आप स्टेट में लाइब्रेरी साइंस में एडमिशन लेकर के आप लाइब्रेरियन बन सकते हैं, आराम का काम है ना। तो काफी लोग सेलेक्ट करते हैं कि मुझे लाइब्रेरियन बनना है, तो उसके लिए लाइब्रेरी साइंस जरूरी होता है, ठीक है। आप थोड़ा सा 5 मिनट बैठ जाइए, मैं आपको टाइम देंगे, लिखते जाइए। कॉपी है, कॉपी पेन है, कभी भी आप सेमिनार के लिए आ रहे हैं तो कॉपी पेन साथ में रखिए, सो दैट आप क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, लेकिन इसके बाद जो है ना क्वेश्चंस बाद में आप लिख कीजिएगा, लास्ट में मैं आपको टाइम दूंगा। बोलो बोल लो, पूछ लो बोलो। आप बोल रहे हैं कि हम आर्ट्स लेकर एनडीए कर सकते हैं, एनडीए आर्ट्स लेकर के हाँ कर सकते हैं, एनडीए जो है आर्ट्स लेकर कर सकते हैं। एयरफोर्स, आर्मी, नेवी जो होता है ना, बाद में ये होता है, अलग अलग होता है। सीडीएस में ना, सीडीएस में आपको अलग अलग ये हो जाता है बाद। कौन सा एनडीए हो सकता है, एनईपी में जब ये पॉइंट टूट जाएगा और तुम आर्ट्स के सब्जेक्ट के साथ मैथ दे सकते हो, और मैथ अगर तुम्हें आर्ट्स में भी मैथ पढ़ा है, आर्ट्स में भी मैथ है, अगर मैथ है तो ये एडिशनल सब्जेक्ट आप लेकर के कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है साइंस के साथ आप क्या क्या कर सकते हो। तो जो आर्ट्स का जो भी चीजें है वो साइंस में भी कर सकते हैं आप, साइंस में भी क्या थोड़ा उधर रहिए, साइंस में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। साइंस में भी जो जो चीजें मैंने बताया वो कर सकते हैं। साथ में आप आईटीआई भी कर सकते हैं, 12th के बाद आईटीआई भी लोग करता है, काफी लोग सिलेक्ट करता है, क्योंकि उनको लगता है कि मैं आईएससी कर लूंगा उसके बाद आईटीआई करूंगा तो ज्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे कि आईटीआई करना सबसे बेस्ट कब होता है। तो ये धारणा के लिए 12वीं के बाद हम आईटीआई करेंगे या इंटर के बाद आईटीआई करेंगे तो ज्यादा फायदेमंद होगा, गलत है। तो जो हमने पहले बताया, इसमें बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं आप, बीएससी एग्रीकल्चर। और देखिए साइंस का तो जो आर्ट्स वाले कर रहे थे लगभग आप कर सकते हैं। इसके आगे देखिए, अब दो जो साइंस करते हैं हम लोग, वो दो मेन जो टारगेट होता है, ये दो होता है, दो स्ट्रीम होता है, आपको पता होगा।
मैथ 10th वाले बच्चे ध्यान से सुनेंगे जो 10th इस साल पास किए हैं। मैथ एंड बायोलॉजी 2 स्ट्रीम होता है। तो मैथ जब आप करते हैं तो मैथ जब भी आप पढ़ते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेते हैं तो उसके पीछे एक एंट्रेंस एग्जाम हमेशा दिमाग में रहता है और वो है जेईई एग्जाम। ऑल ओवर इंडिया में एक एग्जाम कंडक्ट किया जाता है और इस एग्जाम के थ्रू आपको इंजीनियरिंग में दाखिला मिलता है। कहाँ दाखिला मिलता है? इंजीनियरिंग में। तो इंजीनियरिंग में दाखिला मतलब कि एनआईटी, IEEE स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज जो है उसमें आपको इसी से मेरिट बनता है। हर एक स्टेट अपना अपना मेरिट बनाता है और इसमें क्या होता है कि स्टेट की जो, ध्यान दीजिएगा, स्टेट की जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो आपके राज्य की इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें स्टेट का कोटा 75% होता है। स्टेट का कोटा कितना होता है? 75%, मतलब 75% जो कोटा है वो स्टेट का होता है और 25% कोटा क्या होता है? ऑल इंडिया कोटा होता है। उसको कौन सा कोटा बोलते हैं? ऑल इंडिया कोटा बोलते हैं। तो अगर आप अच्छा कर रहे हैं जेईई में तो आपका एनआईटी, IEEE स्टेट में इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें हो जाएगा। लेकिन अगर और आपको आईआईटी वगैरह करना है, क्योंकि दिमाग में कहीं ना कहीं आईआईटी घूमते रहता है, सुनते रहते हैं ना आईआईटी अच्छा है। आईटीआई और आईआईटी अलग अलग चीज है, ध्यान दीजिएगा बेटा। इधर सुनो, इधर ध्यान दो, आप ही को बोल रहा हूं। नहीं आपके पीछे जो बैठे हुए सुन रहे हैं तो बात मत कीजिए, इधर घूमिए, मेरे तरफ घूम लीजिए। नहीं इंटरेस्ट है तो चले जाइए और इंटरेस्ट नहीं है तो फिर चले जाइए या फिर ध्यान दीजिए, ठीक है? ओके। बी आर आप जो है एडवांस, अगर जेईई क्लियर कर लिए तो उसमें से कुछ सिलेक्शन होता है, वो एडवांस के लिए क्वालिफाई करते हैं तो एडवांस देते हैं। एडवांस में आपका सिलेक्शन आईआईटी के लिए होता है, ठीक है? तो आईआईटी का एग्जाम काफी टफ होता है कि जेईई जो क्लियर करते हैं उसमें से कट ऑफ निकलता है और फिर आप आईआईटी का एग्जाम देते हैं, ठीक है? फिर आपका आईआईटी में होता है। तो ये समझ में आ गया कि इंजीनियरिंग में जो मैथ स्ट्रीम के साथ है उनको अगर आईआईटी करना है लेकिन ऐसा नहीं है कि जो कोचिंग करते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कोई ठेले वाले का बेटा है, कोई गांव में बेरोजगार आदमी है, कोई फल बेच रहा है उसका बेटा है। तो सरस्वती की कृपा किसी पे भी हो सकती है। सरस्वती की कृपा और मेहनत ऐसी चीज है कि किसी भी सक्सेस को प्राप्त किया जा सकता है। कभी हमने, हमारे जो पुरखों हैं, कभी सोचे भी नहीं होंगे कि हम चांद पे जा सकते हैं, चांद पे जा करके वहां से मिट्टी आ सकती है चांद की, सोचा भी नहीं था, लेकिन आज पॉसिबल हो गया। हमारा चंद्रयान फेल हुआ, फिर एक बार फेल हुआ, फिर उसके बाद फिर सक्सेसफुल हुआ, चांद पे उतरे हम। तो ये सब मेहनत का परिणाम होता है। मेहनत और कंटिन्यूएशन दोनों अगर रहेगा तो कोई भी सक्सेस आपसे दूर नहीं जा सकती है। हाँ, मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता। नेक्स्ट है बायोलॉजी स्ट्रीम के लिए। हाँ देखिए, बी आर्क होता है, उसमें से जेई से भी या फिर एक अलग से टेस्ट होता है, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्कियोलॉजी। तो इससे आप बी आर का कर सकते हैं। बी आर का आप लोगों में से कम लोगों ने सुना होगा, बहुत ही अच्छा ब्रांच है इंजीनियरिंग का, जिसमें कि नक्शा बनाते हैं। जो जितने भी मकान है, जितने भी मल्टीप्लेक्स है, जितने भी पुल है और जितने भी ये सब बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, उनका नक्शा बनाना होता है ना, कहाँ क्या रहेगा, और उनकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी पड़ती है कि अगर 10 मंजिला बिल्डिंग बन रही है या 25 मंजिला बिल्डिंग बन रही है तो कॉलम का स्ट्रेंथ क्या होगा, पिलर का स्ट्रेंथ क्या होगा। तो सारे स्ट्रेंथ का कैलकुलेशन तो ये पढ़ा जाता है बी आर का, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट है बायोलॉजी स्ट्रीम। बायोलॉजी स्ट्रीम जो भी बायोलॉजी लेता है उसके दिमाग में क्या रहता है? मेडिकल, डॉक्टर, है ना? एक व्हाइट कलर जॉब है, काफी समाज में इज्जत है, रेस्पेक्ट है, लेकिन डॉक्टर की पढ़ाई बहुत ही लंबी होती है। इसलिए पहले से हमें देखना है कि क्या हमारे पास इतना समय है, इतना पेशेंस है कि मैं 10 साल दे सकूं पढ़ने के लिए, क्योंकि कम से कम 10 साल, 4.5 साल मेडिकल, 1 साल इंटर्नशिप, 6.5 हो गया,
और 3 साल MS, कम से कम 9.5 साल आपका पढ़ाई में लगता है। उसके बाद आप प्रॉपर डॉक्टर बनते हैं। बिना MS किए प्रॉपर डॉक्टर नहीं बनते, ठीक है। तो मेडिकल के लिए आपको पता होगा नीट होता है, नीट होता है, प्लस जो कॉलेजेस हैं प्राइवेट या मेडिकल कॉलेज है उसमें नीट में मिनिमम नंबर लाना जरूरी है, तभी आपका एडमिशन होगा। और एम्स के लिए, एम्स एक बहुत ही प्रीमियम मेडिकल कॉलेज है। अगर आपको एम्स में पढ़ना है, एम्स MBBS करना है, तो ये नीट क्लियर करने के बाद में फिर आपको इनसीट बोलते हैं, INICET, इसको क्लियर करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका एम्स में एडमिशन होगा। तो नीट जो क्लियर करता है उसके बाद इनसीट क्लियर करता है, तब जाकर के उसका एम्स में एडमिशन होता है। तो काफी मेहनत, लगन, इन्वॉल्वमेंट और बाकी इधर उधर की सारी चीजें भूल करके अगर मेहनत कीजिएगा तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। एलएन कोटा में मैं था, एक प्रोग्राम था, उसमें गया हुआ था, तो वहां उसके डायरेक्टर जो थे उन्होंने बोला था कि बच्चों को बोला, संबोधित कर रहे थे, उन्होंने बच्चों को केवल एक ही बात बोली थी कि आप लोग जो है ना 2 सालों के लिए, जितने दिन तैयारी कर रहे हैं 2 सालों के लिए, आप स्मार्ट मोबाइल को बगल में रख दो और बटन वाला फोन रखो। सक्सेस अगर नहीं मिलेगा तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, उनका ये कहना था। क्यों? क्योंकि आज सोशल मीडिया हमारे ऊपर इतना हावी हो गया, इतना हावी हो गया है कि हम लोग दूसरा को सोचते ही नहीं। क्या सोचते हैं? थोड़ा देर के बाद पढ़ूंगा, बस 2 मिनट शुरू करते हैं व्हाट्सएप, शुरू करते हैं रील देखना है, शुरू करते हैं इंस्टाग्राम, लेकिन 2 घंटा कैसे बीत जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए सोशल मीडिया जो है, देखिए, जो मोबाइल है सबसे अच्छा दोस्त है और सबसे बड़ा दुश्मन भी है, सबसे बड़ा दुश्मन है। कैसे आप यूज कर रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां तक समझ में आ गया आपको? यहां तक समझ में आ गया? अगर आपको डिसाइड करना है कि आपको डॉक्टर बनना है या आपको इंजीनियर बनना है, पहले डिसाइड करना है। और साइंस ले रहे हैं, स्ट्रीम ले रहे हैं, तो आपको इंजीनियर बनना है तो आप जो PCM लीजिए। डॉक्टर बनना है तो आपको क्या लेना है? बायोलॉजी लेना है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि MBBS ही डॉक्टर होता है। MBBS के अलावा और सारी स्कीम्स है बेटा। इधर सुनो, देखो, डॉक्टर बनना होगा ना तुम्हें, तो MBBS के अलावा बहुत सारे और स्कीम्स है, लाइक BHMS, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, वेटनरी कॉलेज। आप लोग बोलोगे कि जानवर का डॉक्टर कौन बनेगा, है कि नहीं है? जानवर का डॉक्टर कौन बनेगा? अरे भाई, इंसान के डॉक्टर से ज्यादा जानवर के डॉक्टर कमाते हैं दिल्ली और मेट्रो में। उनका भी प्रॉपर ऑपरेशन होता है, उनका भी, ये जो डॉग्स होते हैं ना, वो लाखों लाख रुपए के एक डॉग्स होते हैं और उनका ऑपरेशन होता है, उनका CT स्कैन होता है, और वो तो बोलते भी नहीं है, वो तो कष्ट भी है तो नहीं बोलते हैं। तो वेटनरी भी एक आपका कैरियर ऑप्शन है। उसके बाद डिप्लोमा इन फार्मेसी, फार्मेसी में डिप्लोमा, डिग्री भी होता है, डिप्लोमा भी होता है, ठीक है। तो अगर आप बायो से है तो आप फार्मेसी कर सकते हैं। BPT, बैचलर ऑफ फिजियोथेरापी, देखते हैं ना, किसी का पैर जाम हो गया, हड्डी टूट गया, तो अलग से कोर्स होता है, तो आप उस कोर्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारे कोर्स कब अवेलेबल है? +2 करने के बाद। +2 में अगर आप बायो कर रहे हैं तो आप इन सब कोर्सेज के लिए जा सकते हैं। तो आपको काफी कोर्सेज के बारे में जानकारी मिली ना? तो आपको डिसाइड करना है कि मैं अभी कन्वेंशनल एजुकेशन के लिए जाऊंगा या जाऊंगी, तो हमें कौन सा कोर्स करना है और आगे कौन सा कोर्स करना है, उस हिसाब से आपको स्ट्रीम सिलेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कॉमर्स के साथ में DLED, बैंकिंग, चार्टर्ड अकाउंट सुना होगा आप लोगों ने, कंपनियों के सारे काम करते हैं। काफी ल्यूरेकेटिव जॉब है, काफी बढ़िया जॉब है, बहुत पैसे रहते हैं इसमें, पता नहीं चलता है, ठीक है। जो आपका इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करता है, जो कंपनी का इनकम टैक्स भरता है, जो इनकम टैक्स के साथ डील करता है, वो कौन करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, रेलवे, डिफेंस, स्टॉक मार्केट एंड एडवाइजर्स, इसमें भी आजकल बहुत ज्यादा आपके करियर प्रोस्पेक्ट्स आ रहे हैं। ITI, BBA, BCA, BA,
कंपनी सेक्रेटेरिएट। तो ये जो सारी चीजें हैं आप कॉमर्स करके भी कर सकते हैं। तो मैंने तीनों के लिए बता दिया, साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स। अब नेक्स्ट है, आपके लिए एक समस्या है कि कुछ लोगों को नींद आ रही है क्या? नींद नहीं आ रही है ना? कोई बोल रहा आ रही है, नहीं आ रही है? पक्का? चलो एक काम करते हैं, मुझे एक साथ सिंक्रोनाइज करके 3 ताली चाहिए, 3 ताली क्लैपिंग। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे तो आवाज हो जाएगा है? ऐसे 1 2 3 करके 1 2 3 1 नहीं, देखो वेरी गुड, ठीक है। देखो बच्चियों ने कितना अच्छा ये किया, कोऑर्डिनेट किया, लीडरशिप दिखाया ना। ये जब एसएसबी होता है, डिफेंस का ऑफिसर का सिलेक्शन होता है, उसमें ये चीजें देखी जाती है कि कौन आगे बढ़ करके चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहा है। एनीवे, अब देखिए, अब लक्ष्य सेट करने की बारी है कि लक्ष्य सेट कैसे करें, लक्ष्य सेट कैसे करें, अब इसकी बारी है। तो आपको ना 2 लक्ष्य, मेरे हिसाब से, वैसे आपको समझना है, आपको लक्ष्य सेट करना है, लेकिन लक्ष्य सेट आप किसी के कहने से मत कीजिए, आप किसी ऐसे लोगों के सलाह से मत कीजिए जिनको कि खुद ही नहीं पता है? आप मैट्रिक पास किए हैं, बोलेगा अरे उसमें एडमिशन करवा दो, बड़ा अच्छा है, पता चलेगा आप वो एडमिशन करवा लिए। थोड़े दिन के बाद कोई बोल रहा है अरे आईटीआई नहीं किया, आईटीआई कर लेता तो बहुत बढ़िया रहता, पता चला आप आईटीआई करवा लिए। थोड़े दिन के बाद कोई बोला आईटीआई क्यों किया, इतने समय तो डिप्लोमा कर लेता, पता चला कि आप डिप्लोमा में चले गए। उसके बाद हुआ कि अरे यार तुम बहुत तेज है, क्यों नहीं तुम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, बैंक पीओ की तैयारी कर रहा है, अब उसको छोड़ करके बैंक पीओ की तैयारी करने लगे। तो इस तरह से कैरियर सेट नहीं करना है। कैरियर, आज सेमिनार का मेन उद्देश्य क्या है? इस सेमिनार का मेन उद्देश्य यही है कि हमें किस तरह से कैरियर सेट करना है, किस तरह से कैरियर सेट करना है, यही मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लक्ष्य सेट करेंगे, गोल क्या बनना है, क्या करना है, आगे कैसे पढ़ाई करनी है। ठीक है, और 2 लक्ष्य सेट करना है, पहला छोटा लक्ष्य, दूसरा बड़ा लक्ष्य। इसलिए कि हम लोग जिस परिवार से आते हैं, मैं भी बात बोल रहा हूं, बहुत ही लोअर मिडिल, हम लोग बोल सकते हैं लोअर मिडिल फैमिली से मैक्सिमम लोग हैं, मैक्सिमम लोग लोअर मिडिल फैमिली से। ठीक है, ऐसे में हमें क्या है कि हमें बहुत जल्दी नौकरी चाहिए, बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो सके हमें नौकरी चाहिए। और नौकरी से क्या होगा कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा। फाइनेंशियल फ्रीडम की मतलब ये होगा कि आपको पैसे जो खर्च करने हैं वो आपके पास पैसे आ जाएंगे, और अगर पैसे आ गए तो क्या होगा, पैसे आने के बाद आप अपने हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं, अपने हिसाब से बुक सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से लैपटॉप कंप्यूटर ले सकते हैं, अपने हिसाब से जो भी आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, जो भी कोर्सेज चाहिए, उसको आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए लक्ष्य जो है, पहला छोटा लक्ष्य, दूसरा बड़ा लक्ष्य, और फिर है लक्ष्य का फायदा नुकसान। देखिए, लक्ष्य का फायदा नुकसान बहुत जरूरी है देखना। लक्ष्य का अगर फायदा नुकसान आप सबसे पहले देखना है, जो आपने लक्ष्य सेट किया है वो कितना बढ़िया है। अब आपने एग्जाम्पल डॉक्टर आपने सिलेक्ट कर दिया, डॉक्टर की लाइफ तो बहुत बिजी होती है, दिन रात पेशेंट पेशेंट पेशेंट, तो आपको सूट करेगा कि नहीं करेगा? आपने सपोज करो पुलिस फोर्स आपने सिलेक्ट कर दिया, पुलिस की नौकरी क्या होती है, दिन रात ड्यूटी रहती है, तो वैसे में ये सूट करेगा कि नहीं सूट करेगा? क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखा हूं कि ज्वाइन करने के बाद नौकरी फिर छोड़ते हैं, छोड़ करके फैन चला सकते हैं क्या? गर्मी लग रही है, फैन चला दीजिए, ये तो हो ही रहा। तो ऐसे में क्या है कि लक्ष्य जो है, लक्ष्य का मेरिट एंड डीमेरिट दोनों को देखना है। इसके बाद क्या करना है, इन्वर्टर से क्या छोड़ दीजिए, मेरा छोड़ दीजिए, मेरा बंद दीजिए, लाइट है ना, लाइट है तो चलने दीजिए। तो नेक्स्ट है, जो भी लक्ष्य आपने सेट किया है, सुनिए, जो भी आपने लक्ष्य सेट किया है
उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप अपने स्ट्रेंथ को ध्यान से सुनिएगा, आप अपने स्ट्रेंथ को, लास्ट बेंच पे मैडम मोबाइल चला रही है, रिक्वेस्टेड प्लीज सुनिए, क्योंकि आप जो है ना आपको फिर गाइड करना होगा बाद में बच्चों को। बैठो बेटा। देखिए एक बात समझिए, ये छोटी मोटी सेमिनार नहीं जिसको कि आप लोग हल्के में ले रहे हैं। ऐसा मत कीजिए कि घर का मुर्गी दाल बराबर। आपको जो बताया जा रहा है बहुत ही ध्यान से सुनिए। मैं स्पेशली टीचर से आग्रह करूंगा, जो भी टीचर बैठे हुए हैं, कि आपको बाद में स्टूडेंट्स को गाइड करना है, तो आप ध्यान से इसको, इस सेमिनार पर काफी कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि कल को आपको बताना है बच्चों को। ओके, तो यहां पे मैं ये बता रहा हूं कि आपका जो लक्ष्य है कितना आपके लिए सटीक और उत्तम है। ये लक्ष्य जो है कितना सटीक एवं उत्तम है, ये हमें देखना है। समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि आप अपने लक्ष्य को, ये जो इधर लिखा हुआ है, टाइम, मनी, कॉन्फिडेंस, पेशेंस, सोशल कॉज, लैंग्वेज एंड इंटरव्यू, इन चीजों पर तुलना करना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि सपोज करो आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो क्या डॉक्टर बनने के लिए आपके पास 9 साल टाइम दे सकते हैं? ये ऐसा तो नहीं कि आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपको फैमिली को पैसे की जरूरत है, आप चाहते हैं, आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप काम करें, पैसे कमाएं, पैसे कमा करके। तुम यार इधर सुनो, देखो तुम्हारे स्टेज को पास कर चुका हूं, मुझे कुछ नहीं पता था, और मुझे पता है कि तुम्हें भी बहुत ज्यादा पता नहीं है। देखो ध्यान दो, इधर डिस्टर्ब मत करो, आई कांटेक्ट रखो, थोड़ी देर की बात है सुन लो, कहीं ना कहीं फायदा करेगा, आपकी जीवन फायदा करेगा। अगर आपको फायदा नहीं किया तो आप अपने भाई को, बहन को, जो छोटे हैं उनको आप गाइड कर सकते हैं। ओके, तो मेरे कहने का मतलब है कि आप जो लक्ष्य सेट कर रहे हैं उसको टाइम देखिए कितना लग रहा है। आपने इंजीनियर बनने को ठानी है, आपको तैयारी करनी है, आपको दिन रात पढ़ना है, उसके बाद में आपको जेई क्लियर करना है, एक बार में नहीं हुआ फिर दूसरा बार में जाएंगे, तो क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप जो है इंजीनियर बनने के लिए जेई कंप्लीट कर सके? आपके पास क्या कॉन्फिडेंस है, अंदर से लग रहा है कि हाँ यस आई कैन डू? ये भी बहुत बड़ी चीज है। अगर आप बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ने में तेज है, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ यस आई कैन डू, फिर उस लक्ष्य के प्रति जाइए। नेक्स्ट है पेशेंस, बहुत जरूरी है पेशेंस, क्योंकि आपके आसपास बहुत सारी चीजें होते रहेगी, आपके दोस्त कुछ करते रहेंगे, आपके आसपास वाले जो बच्चे कुछ करते रहेंगे, आपके रिलेशन में कुछ करते रहेंगे, और आपको देख देख करके ऐसा लगेगा कि हम भी करें क्या, हम भी करें क्या, तो आप लक्ष्य से भटकेंगे। तो ध्यान रखिए, पेशेंस है क्या आपके पास? सोशल कॉज, सामाजिक कारण, क्या है सामाजिक कारण? किसी का नौकरी लग गया, आपके पिताजी कहेंगे कहाँ तू पढ़ रहा है इतना दिन से, देखो नौकरी करने लगा, तू जो है पता नहीं क्या कर रहा है। ऐसा हुआ है केस, हमारे एक मित्र थे, बहुत ही मेधावी थे, आईएएस की तैयारी कर रहे थे, उनके चचेरे भाई की नौकरी लग गई, आईटीआई किए हुए थे, चचेरे भाई की नौकरी लगी। अब उसमें उन्होंने इतना उनको डिस्टर्ब किया फादर कि तुम क्या कर रहा है, तुम नौकरी क्यों नहीं पकड़ रहा है। और फाइनली क्या हुआ कि उनको आनंद फानंद में फिर कोई दूसरी नौकरी पकड़नी पड़ी, जबकि वो आईएएस के लिए कैंडिडेट थे, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, उनके सारे फ्रेंड आईएएस हैं और वो सब इंस्पेक्टर बने, अभी इंस्पेक्टर है। तो इस तरह की होती है। तो सोशल कॉज भी देखना है। लैंग्वेज, आपको अंग्रेजी की जरूरत पड़ेगी, क्या कंफर्टेबल है अंग्रेजी में? नेक्स्ट इंटरव्यू, बहुत सारे में इंटरव्यू भी होता है, क्या आप कंफर्टेबल, बहुत सारी चीजों को आपको देखना है। ऐसा नहीं है, इसमें जो जो भी पैरामीटर है सबको ठीक किया जा सकता है, और कहीं पे आपकी कमजोरी है, वीकनेस है, तो समय के साथ ठीक हो जाता है। तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो कितना है कॉन्फिडेंस? तो आप कौन सा ग्रुप में जाना चाहते हैं, इस साइड वाले में या इस साइड वाले में? अगर सही से करियर का चुनाव नहीं किया तो क्या करना पड़ेगा? अफसोस करना पड़ेगा, अफसोस करना पड़ेगा। बाद में सर पकड़ करके अफसोस करने के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा, ठीक है? और अगर आपने सही सिलेक्शन का चुनाव कर लिया तो सफलता जो है ना आपके चरणों को चूमेगी,
और आप जो है हमेशा खुश रहेंगे, और आपकी खुशी से आप अगर खुश रहेंगे, आप सक्सेसफुल हो गए, सोचिए आपके माता पिता कितने खुश होते हैं, आपके आसपास वाले कितने खुश होते हैं, खुश होते हैं, कुछ जलते भी हैं, खुश होते हैं। चलिए, तो इसलिए सही कैरियर का चुनाव बहुत जरूरी होता है। अब देखिए, बहुत सारी चीजें मैंने बताया, बहुत सारा कैरियर के बारे में बताया कि बहुत सारे कैरियर्स हैं, आपको डिसाइड करना है कि ये जो मैं कैरियर सिलेक्ट कर रहा हूं मेरे लिए कौन सा कैरियर सही है। कैसे डिसाइड करना है, मैंने बताया, समय देखना है कि कितना समय हमारा लग रहा है। लेकिन मैंने ये बताया कि आप लोग जो है अभी जिस स्कूल से पढ़े हैं, मैं एक चीज की गारंटी दे सकता हूं कि यहां पे जितने क्वालिफाइड टीचर हैं उतने क्वालिफाइड टीचर किसी भी प्राइवेट स्कूल में नहीं है। इसलिए अपने लिए और अपने शिक्षक के लिए एक बार जोर से ताली बजा दीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो भी शिक्षक हैं सब क्वालिफाइड है, कोई जाली सर्टिफिकेट नहीं है, सब ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ है और क्वालिफाइड है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आप जो है, हम लोग जिस अभी परिवेश में है, जिस वातावरण में, उसमें जल्दी नौकरी चाहिए। क्योंकि आप अगर कन्वेंशनल एजुकेशन के साथ जा रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि बैंक की हम तैयारी करें, जाने दीजिए, जिसको इंटरेस्ट नहीं है उसको मत रोकिए सर, जिसको इंटरेस्ट नहीं है उसको मत रोकिए, लेट देम गो। तो हम लोग ये बोल रहे थे कि हमें आज के परिवेश में क्या है कि नौकरी की जल्दी जरूरत है, जितना जल्दी नौकरी लग जाए उतना ही सही रहेगा। तो जल्दी नौकरी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा काम करें कि जल्दी से नौकरी मिल जाए, कम मेहनत पड़े और कंपटीशन कम हो। तीनों चीज, कम कंपटीशन और कम मेहनत, जल्दी नौकरी। अगर आप कन्वेंशनल एजुकेशन सिलेक्ट कर रहे हैं, आप बैंकिंग की सिलेक्शन कर रहे हैं, या एसएससी कर रहे हैं, सीजीएल कर रहे हैं, इस तरह के कंपटीशन में जा रहे हैं, तो क्या है कि कंपटीशन देखते हैं, कम से कम 15 लाख लड़के, 15 से 20 लाख लड़के, 20 लाख लड़के, 30 लाख लड़के कंपटीशन बैठते हैं, उसमें कंपटीशन आपका है। और वैसे में अगर 20,000 या 10,000 सीट है तो आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा, कितना प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सिलेक्शन का चांस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे सिक्का को हमने उछाला तो हेड आने के और टेल आने के चांसेस क्या होते हैं, आधे आधे होता है, आधा होता है। उसी तरह से नौकरी मिलने की संभावना कम हो जाती है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं वोकेशनल एजुकेशन के बारे में, जो बेस्ट कैरियर ऑप्शन आजकल है वो क्या है, वोकेशनल एजुकेशन है। ध्यान से सुनिए, अभी आजकल वोकेशनल एजुकेशन जो है काफी चर्चा में है, और मैक्सिमम जो बच्चे हैं वोकेशनल एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। वोकेशनल एजुकेशन की तरफ सारे बच्चे जा रहे हैं इसलिए कि कम मेहनत है, जल्दी नौकरी मिल जा रही है और कंपटीशन भी कम है। तो वोकेशनल एजुकेशन में सबसे जो अच्छा कोर्स है, जैसे कि मैंने दो बताया था, एक आईटीआई बताया था, दूसरा क्या बताया था, डिप्लोमा बताया था ना। तो डिप्लोमा अगर कीजिएगा तो डिप्लोमा में समय ज्यादा लगता है और सीटें कम होती है। आईटीआई के लिए हर एक साल बहुत सारा सीट निकलता है, जो भी आईटीआई करता है उसके लिए बहुत सारा सीट, बहुत सारी नौकरी निकलती है। आप देख सकते हैं, देखिए 24-25 में, मार्च 24 से मार्च 25 तक कहां नौकरियां निकली है जो आईटीआई की है। इसमें लड़के भी है और लड़कियां, दोनों को समान रूप से अवसर मिलता है। और बिहार जो है, बिहार में तो गर्ल्स के लिए हर एक नौकरियों में 35% सीट रिजर्व है। अभी बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का वैकेंसी निकला हुआ है, उसमें 2000 वैकेंसी आया हुआ है। 2000 वैकेंसी में 35% कितना होगा, 2000 वैकेंसी अगर आई है तो 35% वैकेंसी कितना हुआ, 700। लेकिन आईटीआई की हुई लड़कियां कितनी है, कुल मिलाकर के 500। तो जो कट ऑफ पार किया उसकी नौकरी पक्की, और बहुत ही अच्छी नौकरी है, बहुत ही अच्छी नौकरी।
आप देख सकते हैं पावर होल्डिंग कंपनी, इंडियन रेलवे 1 लाख वैकेंसी इस साल, 1 लाख कुल मिलाकर के लगभग 1 लाख है, थोड़ा बहुत कम है। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, ECIL, सेल, BPCL, ONGC, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, गोवा डॉकयार्ड, मेट्रो, हिंडाल्को, बार्क, DRDO। इतना ही नहीं, आगे और देखिए, पावर ग्रिड, इसरो, बेल, NTPC, पुलिस, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, IOCL, कंटेनर्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन, MTNL, BSNL, नालको, ONGC। बाप रे, इतनी नौकरियां हैं, पता ही नहीं रहता है, पता ही नहीं रहता है। तो आप लोग ये क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, जब इतनी नौकरियां हैं तो हमारे आसपास में बहुत सारे ITI किए हुए बैठे के हुए नहीं, हमारे आसपास में जरूर एक आध वो ITI किया हुआ मिल जाएगा और वो घर पे बैठा हुआ है। आखिर ITI में इतनी सारी नौकरी है और घर में बैठना कहाँ तक जायज है? तो यहाँ पे समस्या है। समस्या ये है कि अगर आप ITI कर रहे हैं तो इन्वॉल्व होकर के कीजिए, इन्वॉल्व होकर कीजिए, पढ़ कर कीजिए, क्योंकि जब तक आप अच्छी तरह से पढ़िएगा नहीं, जो ISC कर रहे हैं उससे छोटा सिलेबस है, बढ़िया से पढ़ना है। अच्छी तरह से अगर आप पढ़िएगा तो ITI क्लियर करना बहुत ही आसान है, नौकरी लेना बहुत ही आसान है। अगर अच्छा से नहीं पढ़ रहे हैं तब मुश्किल है, अगर अच्छी तरह से नहीं पढ़ रहे हैं तब मुश्किल है, क्योंकि टेक्निकल इसमें पूछता है। इसमें ऐसा नहीं है, रेलवे में जो है चल जाता है, रेलवे में केवल टेक्निकल में क्वालिफाई करना है, बाकी सब नौकरियों में क्या करना पड़ता है? बाकी सब नौकरियों में आपको क्वालिफाई करना टेक्निकल पढ़ना पड़ता है। तो अगर आप पूरा तरह से इन्वॉल्व होकर के प्रॉपर तरीके से ITI कर रहे हैं, तो मैंने अभी तो केवल 24 ऑर्गेनाइजेशन लिखा है, कम से कम 60 ऑर्गेनाइजेशन में 1.5 लाख वैकेंसी है, ये 1.5 लाख 1.5 लाख वैकेंसी है। और क्या उसमें से एक सीट आप अपने लिए नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं, अगर आप मेहनत करें, अपने ऊपर विश्वास रखें, मेहनत करें, पूरा इन्वॉल्व होकर के मेहनत करना है कि नहीं हमें अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना है, हमें जो है सबसे पहले नौकरी लेना है। अरे एक बार नौकरी ले लो, दुनिया तुम्हारी है, कौन रोकने जा रहा है? मम्मी पापा अगल बगल कोई कुछ नहीं बोलता है, फिर उड़ो आकाश में, जितनी उड़ सकते हो, जितनी उड़ सकते हो आकाश में उड़ो। लड़कियां, मेरी बेटी है, कोई नहीं पूछता है, तो +2 तक बोलते थे ऐसे करो वैसे करो ये करो, देखते थे। जैसे मेडिकल में गई, अपना कैरियर बनाया फ्री, बिकॉज ये मानते हैं मेच्योर हो गए, और एक बार नौकरी मिली उसके बाद उड़ सकते हैं, जितनी ऊंचाई पे उड़ना है उतनी ऊंचाई पे उड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होगा, आपके पास पैसे होंगे आगे की कोर्स करने के लिए, किताबें लेने के लिए, कोई सैटेलाइट कोर्सेज है उसको लेने के लिए आपको मम्मी पापा से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत महंगे कोर्स, कोर्सेज जो होते हैं आगे वाला IAS का IPS का, महंगे होते हैं। तो एक बार अगर आप नौकरी पकड़ करके, फिर ये शॉर्ट टर्म गोल है, इसके बाद लॉन्ग टर्म गोल के लिए जाओ, जो कि आपके दिमाग में था कि मुझे ये बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, इसके लिए जा सकते हैं। तो आपको बाद में बताएंगे, एक वीडियो भी डाल देंगे कि आप नौकरी करते हुए भी इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर नहीं बन सकते, लेकिन जॉब करते हुए इंजीनियर जरूर बन सकते हैं, इंजीनियर की पढ़ाई कर सकते हैं। एक AMI होता है, उसको आप AMI कर करके और आप जो है ओके। अब क्वेश्चन आपका ये भी होगा कि भाई ITI करने के बाद फिर अगर हम आगे पढ़ना चाहते हैं तो क्या होगा? ITI हमने कर लिया, अपने करियर को ब्लॉक नहीं करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? कैसे जो है आगे की पढ़ाई हम कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन भी है ना। मान लो कि अगर हमको मन हुआ कि नहीं मैं ITI कर लिया, इसके बाद BSc करूं या फिर BA करूं या फिर आगे की पढ़ाई करूं, हमारा जो लक्ष्य चेंज हो गया, वैसे में आप क्या कीजिएगा? तो ITI अभी जो है बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने बोला है, और उन्होंने बजाबते लेटर के माध्यम से बताया है कि ITI का जो सर्टिफिकेट है वो ISC के इक्विवेलेंट है। किसके इक्विवेलेंट है? ISC, दैट मींस इंटर विद साइंस, +2 विद साइंस के इक्विवेलेंट है। वोकेशनल में बजाबते लेटर है, उस लेटर को आपको ग्रुप में डलवा दूंगा, आप देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको?
2 पेपर पास करना पड़ेगा लैंग्वेज का, हिंदी और इंग्लिश। 2 पेपर पास करना पड़ेगा। कौन कौन से? हिंदी और इंग्लिश। लैंग्वेज एग्जाम बोलते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश। फिर आपको वोकेशनल में आपको बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, जहां से आपने बोर्ड पास किया है वही लोग सर्टिफिकेट देता है इंटर का। जहां से आपने बोर्ड पास किया है वही लोग क्या करता है, इंटर का आपको सर्टिफिकेट देता है। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि आप आईटीआई के साथ में इंटर भी कर सकते हैं और आगे की पढ़ाई जारी रख सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि भाई क्या सर उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहेगा, मुझे तो आईएससी भी करना है आईटीआई भी करना है, दोनों कैसे करेंगे? हैं? ये भी क्वेश्चन आता है ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि आप जो है ना, आपको NIOS है, NIOS यहाँ से इस स्ट्रीम में भी कर सकते हैं, मतलब लैंग्वेज एग्जाम हिंदी और कोई भी एक सब्जेक्ट दे सकते हैं, इंग्लिश छोड़ सकते हैं। फिर आपका स्ट्रीम जो होगा ये इंटर की वैलिड हो जाएगा, इंटर हो जाएगा। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ करना चाहते हैं तो आप NIOS से आप ये कर सकते हैं। ओपन स्कूलिंग जो NIOS है उससे किसी भी सब्जेक्ट से आप साथ साथ में आप इंटर कर सकते हैं, आईएससी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? आप आईएससी करने के लिए अलग से आपको महाराजा कॉलेज में या एसबी कॉलेज में या कहीं और एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप NIOS के थ्रू डायरेक्ट इंटर कर सकते हैं। ये मैट्रिक पास जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए काफी लाभप्रद है, और उनको इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि इन चीजों को आपके जो भाई बहन जो भी पास कर रहे हैं, अगर आप आगे बढ़ गए हैं तो कोई बात नहीं। अगर आप 12वीं पास है तो आईटीआई कर सकते हैं, लेकिन आप आईटीआई के साथ भी 12वीं कर सकते हैं, दोनों है। ठीक है, क्लियर हो गया? आईटीआई कैसे करें, क्या पात्रता है? बस 5 मिनट 7 मिनट का और है, ज्यादा नहीं है। 10वीं अगर पास है, 10th पास है तो आप आईटीआई कर सकते हैं। मिनिमम एज 14 ईयर्स है। मिनिमम एज कितना है? 14 साल है। मैट्रिक का मार्कशीट, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहेगा? मैट्रिक का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और एसएससी। कैटेगरी सर्टिफिकेट इसलिए मांगा जाता है, सुनो बेटा अभी काम की चीज आई तो तुम उठ के जाना है, बाद में जाना, 5 मिनट सुनाई। तो कैटेगरी जो सर्टिफिकेट है इसलिए मांगा जाता है कि आईटीआई जो करता है, जो छात्र आईटीआई करता है उसको सरकार के द्वारा गवर्नमेंट जो है स्कॉलरशिप देती है। गवर्नमेंट क्या देती है? स्कॉलरशिप देती है एससी एसटी और ओबीसी को। जनरल के लिए नहीं है, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं है। एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के अंदर में जो भी छात्र है उनको पढ़ने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? स्कॉलरशिप देती है। नहीं सर, इनको 2 मिनट रुक दीजिए। हेलो, अच्छा देखिए, अभी एक देखिए यहाँ पे, देखिए आपके काम की चीज है। फीस जो है आईटीआई की ये सरकार द्वारा निर्धारित है। सरकार द्वारा निर्धारित फीस है वो है 26,000 रुपया प्रति वर्ष। 1 साल का फीस कितना है? 26,000। ये किसने निर्धारित किया है? गवर्नमेंट ने, सरकार ने निर्धारित किया है। दूसरी बात की अभी विशेष ऑफर चल रहा है, तो लड़कियों के ट्यूशन फीस में 50% की अभी ऑफर चल रहा है और लड़कों के ट्यूशन फीस में 40% का ऑफर चल रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि सर पैसा तो है नहीं, कैसे करेंगे? है ना भाई, इधर ध्यान दो लड़के। आईटीआई का मैंने फीस बताया, यहाँ ध्यान देना है। आईटीआई का फीस बताया 26,000 रुपया प्रति वर्ष। भारत सरकार ने इसे फिक्स किया है और ये वेबसाइट पे है, भारत सरकार के वेबसाइट पे 26,000 रुपया प्रति वर्ष हम लोगों को लेना है, फीस लेना है। अब ये जो आईटीआई है 26,000 रुपया में प्रति वर्ष देने के लिए आपके पास नहीं है, तो हम लोगों ने क्या किया है कि भाई चूंकि लड़कियों को या लड़कों को, इस एरिया के जो छात्र हैं उनको ऑफर दिया गया है सो दैट वो आईटीआई करें, आगे बढ़े, जल्दी से नौकरी ले। इसके लिए ट्यूशन फीस में 50% ऑफ किया है और लड़कों के लिए 40% ऑफ किया है। अब फिर भी पैसा नहीं है, पापा पैसा नहीं लगाएंगे, क्या करें, कैसे आईटीआई करें? है ना सवाल? है ना? ओके, तो इसका निदान यह है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जो है उन्होंने एक बहुत ही अच्छा स्कीम चलाया हुआ है, बहुत ही अच्छा स्कीम चलाया हुआ है। और ये जो स्कीम है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आप लोग जानते हैं
कितने लोग क्रेडिट कार्ड के बारे में जानते हैं? क्रेडिट कार्ड के बारे में कितने लोग जानते हैं? क्रेडिट कार्ड, नॉर्मल क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नहीं, डेबिट कार्ड तुम जानते हैं? डेबिट कार्ड, अच्छा आपका जो एटीएम है ना, आपके घर में एटीएम है, वो क्रेडिट कार्ड है कि डेबिट कार्ड है? वो डेबिट कार्ड है, डेबिट, DEBIT, डेबिट, डेबिट कार्ड है। और क्रेडिट कार्ड क्या करता है, कुछ बैंक आपको दे देता है पहले कार्ड, उसमें आप क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, आपको पैसा नहीं देना है, कार्ड से मार्केटिंग करते रहिए। जब महीना खत्म हो जाएगा, महीना के लास्ट में आप क्या करेंगे, आपको पैसा जमा करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं क्रेडिट कार्ड। समझ में आया? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड समझ में आया? आपका एटीएम डेबिट कार्ड है, आपका एटीएम डेबिट कार्ड है, और क्रेडिट कार्ड वो कार्ड होता है जो बैंक देता है आपको कि भाई लो पैसा खर्चा करो, कोई बात नहीं है, जो भी खरीदना खरीद लो, उसमें लिमिट रहता है, ऐसा नहीं है कि 10-20 लाख का खरीद लीजिएगा और आप बाद में हमको पैसा दे देना, बैंक को बाद में पैसा लेती है, तो इसको बोलते हैं क्रेडिट कार्ड। तो उसी तरह से ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो है भाई हलचल हो रही है, अगर आप लोग नहीं सुनिएगा तो बंद कर सकते हैं, ध्यान सुन लीजिए थोड़ी सी और है। ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि आपको सरकार पढ़ने के लिए पैसा दे रही है, तो आप बोलिएगा कि ये तो एजुकेशन लोन है, तो ये एजुकेशन लोन मैं नहीं बोलूंगा कि ये लोन है। लोन क्यों नहीं बोला जाएगा? क्यों लोन नहीं बोला जाएगा? लोन में क्या होता है, आप जिस दिन पैसा लिए उस दिन से इंटरेस्ट क्या हो जाता है, इंटरेस्ट जो सूद है शुरू हो जाता है, हो जाता कि नहीं हो जाता है, उसको लोन बोलते हैं। कि आप जैसे ही पैसा लेते हैं, आप जैसे ही पैसा लेते हैं आपका इंटरेस्ट क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ये क्रेडिट, ये जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, इसमें क्या है कि आपको गवर्नमेंट बोल रही है कि आपका फीस हम दे रहे हैं, आपका फीस हम दे रहे हैं, टेंशन मत करो, आप पढ़ो। आप बोलेंगे कि ठीक है फीस तो दे दीजिएगा, किताब उताब खरीदना होगा तो उसका पैसा कौन देगा, है ना? किताब खरीदना होगा उसका पैसा कौन देगा, किताब भी महंगा है। गवर्नमेंट बोली ठीक है किताब का भी आपको हम दे दिए पैसा 10,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद फिर इसके बाद जो है किताब हो गया। अब हुआ कि आप अगर किसी शहर में रह करके पढ़ना है तो वहां रहने का भी खर्च है, तो गवर्नमेंट बोलते ठीक है वो भी पैसा हम दे देंगे, आपके रहने का भी पैसा दे देंगे, मतलब आपका फीस भी दे देंगे, आपको किताब के लिए पैसा दे देंगे, आपको रहने खाने का भी पैसा दे देंगे, ठीक है। मैं ये इसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पे हमारे अम्बे ग्लोबल एकेडमी में एक वीडियो है, 2 वीडियो डाला हुआ है, एक गवर्नमेंट के DRCC के जो ऑफिसर उनसे बातचीत करते हुए और क्रेडिट कार्ड का पूरा डिटेल्स डाला हुआ है, तो उस वीडियो को आप लोग देख लेंगे। अम्बे ग्लोबल एकेडमी चैनल का नाम है। तो इसके लिए ये शर्तें क्या है, बिहार राज्य का होना चाहिए, ये नहीं कि बंगाल से आकर के बिहार में पढ़ करके पैसा लगा, ऐसा नहीं है। बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए, मैट्रिक बिहार से पास होना चाहिए, ये नहीं कि कोई जाकर के बॉम्बे से मैट्रिक पास करके आ गया, बोला कि हमको पढ़ना है पैसा नहीं, हम बिहार के रहने वाले हैं, ऐसे भी नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट नहीं देगी। बिहार से मैट्रिक पास किए तभी वो फीस देगा। तीसरा है 25 वर्ष से ज्यादा उम्र नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि 40 साल की उम्र में आप ITI कर रहे हैं कि हमको पैसा दीजिए, ऐसे भी नहीं होगा। नेक्स्ट है ITI में एडमिशन नहीं लिया हो, पहले से ITI में कोई ITI नहीं किया हुआ होना चाहिए, फ्रेशर्स होना चाहिए। नेक्स्ट है केंद्रीय बैंक में अकाउंट हो, आपका अकाउंट होना चाहिए सेंट्रलाइज बैंक में। नेक्स्ट है अभिभावक से सहमति लिया हुआ हो, अभिभावक मैंने पिताजी को, माताजी को या जो भी ब्लड रिलेशन में है उनको पता होना चाहिए कि आप जो है सरकार से पैसा ले रहे हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। इधर देखो, इधर देखो, खुश हो, क्या बात है? ओके। तो नेक्स्ट है ये पेपर से कुछ, तो पेपर तो बन जाता, पेपर में कुछ नहीं है। कितना मिलेगा पैसा ITI के लिए, कितना फीस मिलेगा करने के लिए? तो ITI के लिए प्रति छात्र प्रति वर्ष 26,000 रुपया, दैट मीन्स जो कोर्स का फीस है वो गवर्नमेंट दे रही है। रहने खाने के लिए 3,000 रुपया आपके अकाउंट में आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 36,000 सालाना। बुक किताब के लिए 10,000, इतना पैसा आपको सरकार देती है। तो
आप बोलेंगे कि सर हमको ऑफ क्यों, ऑफ तो दिए नहीं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपका 52,000 रुपये आ रहा है हमारे पास, तो जो भी कॉलेज का हमारा फीस होगा, जो आपके साथ सेटल्ड होगा, उसको हम लोग निकाल करके बाकी जो पैसा है हम आपको वापस कर देते हैं, आपके अकाउंट में डाल देते हैं, आपको बना देते हैं, आपको दे देते हैं। ठीक है। आप क्वेश्चन है, क्या बिहार सरकार पैसा दे रही है वापस भी करना पड़ेगा क्या? पैसा लेगी या फ्री में दे दी? तो नहीं, ये फ्री में नहीं है। ठीक है। आपको पैसा पढ़ने के लिए दिया जा रहा है बिना इंटरेस्ट का। तो आपका कोर्स होगा कितने दिन का? कोर्स होगा 2 साल का। 2 साल का होगा ना। इस बेंच में बहुत बातें हो रही है, इधर बात करना, मुझसे बात करना, समझो चीजों को, यार डिस्टर्ब होते हैं, आई कांटेक्ट सबके साथ है ना। तो 3 साल तक, 2 साल आपका कोर्स हो गया, 1 साल और सरकार बोलती है कि आप नौकरी करने के लिए ले लो, नौकरी खोजने के लिए 1 साल और ले लो। 3 साल तक आपसे कोई इंटरेस्ट, कोई सूद, कुछ नहीं लेगा। जैसे 4था साल होगा, उसके बाद आपको बोलेगा सरकार की नौकरी लग गई, पूछेगा नौकरी लग गई, आप लिख करके दोगे कि हाँ नौकरी लग गई, बोलेगा कि हमारा पैसा दे दो। अब बोलिएगा कि इतना पैसा हम एक साथ कहाँ से दे दें, पैसा तो खर्च हो गया। तो 4% एनुअल इंटरेस्ट जोड़ा जाता है, बहुत ही कम होता है, 4% एनुअल। लड़कों के लिए 4%, 4% वार्षिक, और अगले 5 साल का टाइम दिया जाता है। मैंने बोलेगा कि 500 रुपया महीना में दे दो, 500 रुपया हर एक महीना में दे दो, और जो पढ़े हुए हो, क्योंकि उस पैसे से दूसरे को भी पढ़ाना है, आप तो पढ़ लिए, दूसरे को भी पढ़ाना है, इसलिए पैसा जमा करता है। और हमें भी कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पढ़ने के लिए पैसा मिल गया, नौकरी तक हम पहुंच गए सरकार की मदद से, तो आगे क्या दिक्कत है? हमें पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है कि अगर लड़की है, गर्ल्स स्टूडेंट है, तो गर्ल्स स्टूडेंट को मात्र 1% वार्षिक, 1% वार्षिक का मतलब समझ रहे हैं ना, बहुत ही कम हो गया, नाम मात्र का है। मतलब कि आपको बिना सूद का टोटल 8 साल टाइम मिल रहा है पैसा देने के लिए। 8 साल में पैसा देना है, उसके पहले आपको नौकरी लेना है, नौकरी पकड़ना है। अब आप बोलिएगा कि नौकरी नहीं लगी तो कहाँ से पैसा देंगे? अगर आपको नौकरी नहीं लग रही है तो हर एक साल में आपको एक बार लिख करके देना पड़ेगा डीआरसीसी गवर्नमेंट को कि मेरी अभी नौकरी नहीं लगी है, और नौकरी नहीं लग रही है तो नहीं देना है, नौकरी लगेगी तभी पैसा देना है। तो पढ़ने के लिए कितना अच्छा सुविधा दिया, बहुत अच्छा सुविधा दिया है ना। तो ये रहा, ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं। हाँ, अब है कि जब आप आईटीआई करते हैं तो टेक्निकल के साथ में, टेक्निकल कोर्स के साथ में आपको बाकी तैयारी करनी होगी। लास्ट 2 स्लाइड और है, प्लीज हैव पेशेंस। दो और तैयारी करनी होगी ना। आपको साथ में मैथ, अरिथमेटिक, जो आपकी 10th में पढ़ रखी है ना, जो 9th 10th में पढ़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाई होता है। और जान करके मुझे बहुत खुशी हुई, यहाँ प्रिंसिपल साहब भी बता रहे थे, मैडम बता रही थी कि 30 से 35 छात्र और छात्राओं ने बहुत ही अच्छा स्कोर किया है, बहुत ही बढ़िया स्कोरिंग है, और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपने जीवन में बहुत ही अच्छा करें। तो ये जो तैयारी है आपकी, जो आप 10th में पढ़े हुए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एसएसटी पढ़े ना, साइंस एसएसटी पढ़े कि नहीं पढ़े, फिर मैथ पढ़े हैं, उन्हीं चीजों की फिर से तैयारी करनी पड़ेगी बढ़िया से, क्योंकि आगे कंपटीशन में एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, बहुत कम टाइम मिलता है आपको। तो अभी सर जी और मैडम जी टाइम दे रहे थे कि आप ठीक है 10 मिनट ले लीजिए एक मैथ को बनाने में, लेकिन जब आप कंपटीशन देने जाइएगा तो उसी मैथ को बनाने के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा? 1 से 2 मिनट, एक मिनट भी नहीं मिलेगा, कम ही मिलेगा। अगर 2 मिनट डाल दिए तो किसी न किसी मैथ में कम टाइम मिलेगा, आधा मिनट ही मिलेगा। तो इसके लिए बहुत ही प्रैक्टिस प्लस एक गाइडेंस, एक मार्गदर्शन की जरूरत होगी। तो आप तो घर में हैं, तो आप कैसे आप तैयारी करेंगे, गांव में कैसे तैयारी करेंगे? इसके लिए हम लोगों ने एक ऐप स्टार्ट किया है, अभी नया ऐप है, बट काफी इसमें मटेरियल्स है, बहुत ही बढ़िया ऐप है, अम्बे ग्लोबल एकेडमी करके। तो आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड करके कुछ फ्री मटेरियल्स उसमें डाला हुआ है, तो फ्री मटेरियल्स उसको देखिएगा। और तैयारी करने के लिए इस ऐप का आपको सहारा लेना है। इस ऐप में पता है क्या क्या मिलेगा? आप लाइव क्लासेस कर सकते हैं, जैसे क्लास सर पढ़ाते हैं ना, इस तरह से आप लाइव क्लासेस कर सकते हैं। कोई सब्जेक्ट नहीं समझ में आया, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, किसी कारणवश आप स्कूल नहीं आ पाए, उस समय आप क्या करेंगे? आप लाइव जुड़ करके क्लासेस कर सकते हैं। अगर लाइव क्लास नहीं कर पाए तो वीडियो ऑन डिमांड है, मतलब वीडियो उसमें रहेगा,
उस वीडियो को आप क्या करेंगे, वीडियो देख लेंगे, बाद में आप वीडियो देख सकते हैं अपने ओन टाइम में। सोने गए उस समय मुझे पता चला कि मैं वीडियो देख लूँ, तो वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद में टेस्ट है, आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए ना, प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट। जिस तरह से एक्चुअल एग्जाम जो होता है, एक्चुअल एग्जाम होता है, उसमें जो वातावरण होता है, जो टाइम मिलता है उतना ही टाइम दिया जाएगा। एक टाइम दिया जाएगा कि इतने से इतने बजे तक आपका टेस्ट है। आप जहां है, घर में है तो घर से, खेत में है तो खेत से, और इस कहीं पे अगर रास्ते में है तो रास्ते में भी थोड़ा रुक करके आप उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। तो है ना अच्छी चीज, आपको लाइव क्लासेस मिल रही है, आपको वीडियो ऑन डिमांड मिल रहा है, आपको चैप्टर का टेस्ट मिल रहा है, आपको मॉक टेस्ट मिल रहा है, प्रैक्टिस टेस्ट मिल रहा है। सब कुछ इस ऐप के थ्रू मिलेगा, जो कि आपका है, आपके गांव का है, आपके बगल का है। तो इसको क्या करना है, इसको प्रमोट करना है। और अम्बे ग्लोबल एकेडमी और अम्बे ग्लोबल एकेडमी के ऐप और यूट्यूब दोनों को ये कुछ फोटोग्राफ्स है, छोटे मोटे फोटोग्राफ, पता नहीं क्लियर है कि नहीं। और यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं। प्लीज, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं पता था कि आप लोग इतने अच्छे, इतने अनुशासित सभी छात्र छात्राएं हैं। इतने पेशेंस के साथ, इतने कंसंट्रेशन के साथ आप लोगों ने इतनी देर तक बैठ करके सुना। ये रियली काबिले तारीफ है। और अब आता है क्वेश्चन आंसर सेशन। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है, करियर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हैं। कुछ अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कुछ ऐसी चीजें हैं दिमाग में कि मुझे सर ये पता है कैसे होंगे, मुझे पायलट बनना है मैं कैसे बनूंगी, या मुझे सीए करना है तो कैसे हम सीए करेंगे, या फिर हमें कुछ और आपके दिमाग में है, कैरियर में है, एमबीए करना है तो कैसे करूंगी, आपको फार्मेसी बी फार्मा करना है तो कैसे करेंगे, आपको डॉक्टर होम्योपैथी का डॉक्टर बनना है तो डिग्री लेनी है, क्योंकि आजकल सरकार जो है ना आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक वाले डॉक्टर को भी गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है। ठीक है, वो कैसे करेंगे। तो इस तरह से जो जो कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। बट खत्म हो गया ना, 2 मिनट बेटा, खत्म हो गया। अब आप लोग बैठे रहिए, अगले 5 मिनट में डिस्कस होगी। हाँ, कोई बात नहीं। बिहार पुलिस का, ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत ही बिहार पुलिस की तैयारी के लिए आपको पता है कि +2 जरूरी है, क्वालिफिकेशन +2 जरूरी है। तो क्वालिफिकेशन हो गया, एज 18+ होना चाहिए, 18 साल से ऊपर एज होना चाहिए, ये भी आपको पता होगा। तीसरी जो है, तीसरा जो है आपको पता है 2 चरणों में एग्जाम होता है, 2 चरणों में एग्जाम होता है। पहला जो होता है सीबीटी होता है, सीबीटी, और दूसरा क्या होता है फिजिकल। फिजिकल होता है ना, जिसमें कि आपको दौड़ना है, रनिंग करना है, दौड़ना है। तो वैसे कंडीशन में क्या करना है कि आप एक तो हम लोग अभी बिहार पुलिस का निकला हुआ वैकेंसी, तो बहुत ही जल्दी हमारा कोर्स भी आ जाएगा, अम्बे ग्लोबल एकेडमी पे एक कोर्स आ जाएगा, तो आप उससे सीबीटी की पूरी तरह से तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप अच्छी तरह से और अच्छी तरह से तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप सीबीएसई की बुक्स ले लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, एसएसटी, ठीक है। और ये सारा जो आपने पढ़ा रहा है 10th में उधर से ही आएगा, और बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता है। जरूरी होता है कि आप प्रयास कर, पूरी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। किसकी प्रैक्टिस कीजिए, सारे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कीजिए, और चैप्टर का टेस्ट, वीकली टेस्ट दीजिए, हर एक चैप्टर का टेस्ट दीजिए, उसका मॉक टेस्ट दीजिए। तो टेस्ट बड़ा मायने रखता है, क्योंकि टेस्ट जब देते हैं तो आपको पता चलता है कि मेरा कौन सा क्वेश्चन कमजोर है, कि मैं रीजनिंग में भी कौन सा क्वेश्चन कमजोर है, ये हमें देखना होता है।
तो आप अम्बे ग्लोबल एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोर्स आ रहा है, और जो भी आप सीबीएसई का बुक है उसको पढ़ते रहिए, टेस्ट जरूर दीजिए, जहां भी टेस्ट मिल रहा है टेस्ट जरूर दीजिए। थैंक यू। हाँ बोलो बेटा। 2 डिग्री मतलब बी और डीलेट की डिग्री एक साथ ले सकते हैं? बेटा देखो, जहां भी फुल टाइम कोर्सेज है, तो आप 2 डिग्री एक साथ नहीं ले सकते। फुल टाइम कोर्सेज का मतलब ये होता है कि आप अगर बीए में हैं तो आपका फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी है, क्योंकि आप फुल टाइम कोर्स कर रहे हैं। डीएलएड कर रहे हैं तो आप फुल टाइम कोर्स कर रहे हैं। ये कोर्स जो है आप ऐसे कर सकते हैं कि आप जो डीएलएड है वो कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, और बीए जो ग्रेजुएशन है इग्नू से कीजिए, इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी से कीजिए, काफी रिप्यूटेड है और ऑल ओवर वर्ल्ड में उसकी मान्यता है, सर्टिफिकेट को कोई काटता नहीं है, कहीं भी आप जाइएगा सर्टिफिकेट मान्य है। क्योंकि डीएलएड अगर आप ऑनलाइन इसे ओपन स्कूलिंग से कर रहे हैं या ओपन यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो अभी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, बीच में केस वेस हुआ था, इसलिए मैं सलाह नहीं दूंगा, आप डीएलएड कीजिए। डीएलएड के बाद में अगर ग्रेजुएशन करने का शौक है तो आप इग्नू से कीजिए, घर बैठे कर लीजिए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एग्जाम देना पड़ेगा और कुछ उनके असाइनमेंट्स होते हैं वो करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, लेकिन दोनों फुल टाइम नहीं कर सकते हैं, एक आपको ओपन में जाना पड़ेगा और एक फुल टाइम में जाना पड़ेगा। थैंक यू। First of all, I welcome all prospective IITians, and I want to be a teacher. What I should do? Okay, very good questions. You want to become teacher? तो आपको टीचर बनने के लिए, जैसा कि मैंने अपने स्लाइड्स में दिखाया था, कि 2 रास्ते होते हैं। एक तो आप टीचर किस तरह का टीचर बनना चाहती हैं, इसका लक्ष्य जो है ना पहले सेट करना पड़ेगा। नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, तीनों बता दे रहा हूँ किस तरह का टीचर बनना चाह रही है। आप कोई प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं, लेक्चरर प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं, या फिर प्रोफेसर बनना चाह रही है, वही पूछा, प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं, या फिर आप हाई स्कूल में बनना चाह रहे हैं टीचर, या फिर आप प्राइमरी स्कूल में बनना चाह रहे हैं। तो प्राइमरी स्कूल के लिए मैंने बताया डीएलएड वगैरह करके आप प्राइमरी स्कूल में जा सकते हैं। अगर हाई स्कूल की बात करें तो आपको बीएड करना पड़ेगा, बीएड मैंडेटरी क्वालिफिकेशन हो गया है। तो बीएड करने के बाद में, आपको ग्रेजुएशन करने के बाद में आपको बीएड करना होगा। बहुत सारे अभी ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो कि इंटीग्रेटेड कोर्स चला रहे हैं। इंटीग्रेटेड कोर्स का मतलब बीए बीएड चला रहे हैं, बीए बीएड एमएड तीनों चल रहा है। इस तरह से आप हाई स्कूल में आ सकते हैं। अगर आपको प्रोफेसर बनना है किसी कॉलेज में या अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, तो भी आपको डिसाइड करना है। आप प्रोफेसर इंजीनियरिंग कॉलेज में बनना चाहते हैं, प्रोफेसर नॉर्मल जो डिग्री कॉलेज उसमें बनना चाहते हैं, या प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज में बनना चाहते हैं, तो आप जिस ब्रांच में भी जिस तरह का भी आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उसमें आपको अभी नई एजुकेशन पॉलिसी में क्या करना पड़ेगा, आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा 4 साल का। उसके बाद स्टेट में आप पीएचडी करके, आपको पीएचडी करने के बाद में आप जो है प्रोफेसर बन सकती हैं। इसके बाद एक नेट और जेआरएफ होता है, उसको क्लियर करना पड़ेगा। नेट एग्जाम होता है, उसको क्लियर करना पड़ेगा। एंट्रेंस होता है, अगर आप क्लियर करना है तो क्लियर कर लिए, तो फिर आप अप्लाई करेंगे, आप इंटरव्यू देंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दैट इज, आपको ग्रेजुएशन करें पहले, उसके बाद पीएचडी करें और नेट और जीआरएफ क्वालिफाई करें, आप प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ओके, थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चंस? वॉइस सेट, वॉइस। ओके, लाइए सर, यहाँ क्वेश्चन यहाँ पूछेंगे। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट है, नजदीक रहो। हाँ बोलो। ओके, बोलो क्या केवाईपी करने से क्या फायदा? केवाईपी, बैठिए, केवाईपी क्या है कि गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया प्रोग्राम है, कुशल युवा प्रोग्राम। इसमें क्या होता है कि आपका स्किल्स ठीक किया जाता है। स्किल्स का मतलब आप
कंप्यूटर पे काम करने के योग्य हो जाते हैं। आप अपना रिज्यूमे बना सकते हैं, आप पावर पॉइंट बना सकते हैं, आप कोई छोटा मोटा अपना काम भी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, क्योंकि आप कंप्यूटर से पूरी तरह से फेमिलियराइज हो जाते हैं। आपको वर्ड पता है, आपको एक्सेल पता है, पूरा MS ऑफिस आपको आता है। इसके अलावा इंटरनेट सर्फिंग आता है, वेब्स वगैरह भी आप बनाने को सीख लेते हैं। तो ये जो KYP है ना, उससे कंप्यूटर का स्किल्स आता है। हालांकि सरकारी नौकरियों में इसका कोई ये नहीं मिलता, फायदा नहीं मिलता है। उसके लिए आपको 2 का कोर्स करना पड़ेगा। O लेवल, B लेवल, A लेवल कोर्स होता है, वो अगर करेंगे तो आप सरकारी जो जॉब है उसमें आप जा सकते हैं। थैंक यू। हाँ बोलिए। दे रहे हैं, रुक जाओ, चल रहे हैं यहाँ पे। हाँ मेरा नाम अंशु कुमार है और मेरा 23 साल है कि BPSC के लिए बहुत ही अच्छा मेधावी छात्रा है। BPSC के बारे में सोच रही है। BPSC के लिए आपको पता है, BPSC में अगर आप कमीशन लेना है, ऑफिसर बनना है, तो आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। BPSC का रिगरस तैयारी होती है। आप इंटर से ही बहुत ही ढंग से पढ़ना शुरू करें। इंटर ग्रेजुएशन जो टाइम मिल रहा है उसमें अच्छी तरह से आप तैयारी करें। ग्रेजुएशन के बाद होता है, तो बहुत बढ़िया से पढ़ें, रिगरस पढ़ें। सब्जेक्ट का सिलेक्शन पहले से ही कर लें, इंटर से ही कर लें। जिसमें रुचि है उसी को रखें, उस पर विशेष ध्यान दें। इंटरनेट और बाकी सब जो बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, वहाँ फ्री पढ़ाई भी अवेलेबल है, प्लस कुछ पेड कोर्सेज हैं। कुछ पेड कोर्सेज हैं, उनको आप परचेज कर लें और रिगरस पढ़ें। आप सर्टेनली आप उसको क्लियर कर लेंगे। थैंक यू। उधर कुछ दिख रहा है करके पूछो। इसको थोड़ा वीडियो बनाइए ना, वीडियो बनाइए, वीडियो बनाते रहिए ना। मैं कह रहा था कि रेलवे में जेई बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? रेलवे में जेई। ओके, तो रेलवे में जनरली टेक्निकल जो लोअर पोस्ट होता है उसमें ITI टेक्नीशियन और जेई दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप एग्जाम में भी देखते होंगे कि जेई को लिख करके आता है। तो जेई बनने के लिए आपको डिप्लोमा करना पड़ेगा, टेक्निकल से डिप्लोमा करना पड़ेगा। ज्यादा सीटें जो आती है जेई की वो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल में आती है। तो आप अगर आप ITI कर लिए हैं तो आप डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि डिप्लोमा 2 साल के लिए होगा। ITI करने के बाद डिप्लोमा करने में 1 साल का कंसेशन मिलता है। तो आप डिप्लोमा कर करके जेई बन सकते हैं। जेई के लिए मैंडेटरी क्वालिफिकेशन डिप्लोमा है। आप किसी ब्रांच में जा रहे हैं, सिविल में जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल में जा रहे हैं, मैकेनिकल में जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में जा रहे हैं, ये डिपेंड करता है। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? ओके, और कोई क्वेश्चन? ओके, ठीक है। हाँ दीजिए सर, लीजिए आप लीजिए। हाँ ठीक है, बोलिए। बंद करिए, बंद करिए। सर, डायरेक्टर सर को बहुत बहुत अभिनंदन है। इन्होंने बहुत ही अच्छा कैरियर काउंसलिंग का आज एक सेमिनार किया। जहाँ तक हम समझते हैं हमारे बच्चे इससे काफी इंस्पायर्ड हुए होंगे। हमारे बच्चे निश्चित तौर पे आज के सेमिनार से ये हमें पता चलता है कि क्यूरियस है। ऐसा नहीं है कि क्यूरियस नहीं है, क्यूरियस है। वेरियस क्वेश्चन राइज कर रहे हैं। उन क्वेश्चंस में उनके आगे के भविष्य की चिंताओं की झलक दिखती है। कैरियर काउंसलिंग हम हमेशा से आप लोगों को कहते आए हैं कि आप अपने गोल को सेट कीजिए। गोल को सेट करने के बाद उस गोल को अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स पार करने हैं, इसके बारे में अपने टीचर से पूछिए। आज सेमिनार के द्वारा ये निश्चित तौर पे एक जागरूकता फैली है कि हमें कैरियर काउंसलिंग करनी चाहिए। आप लोगों को भी ये पता चला होगा बहुत सारी नौकरियां, बहुत सारे विधा है, बहुत सारे मार्ग है। उन सभी मार्ग के जरिए हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।
12-14 में जब हम यहाँ आए थे तो तब से अभी तक हमने यह देखा कि ग्रामीण परिवेश में हमारे जो बच्चे हैं वो या तो सेना या तो पुलिस, और आजकल अभी तो आप देख रहे होंगे कि राकेश सर के पास और हम लोगों के प्रांगण में बहुत ज्यादा आवाजाही बढ़ गई है, इसलिए कि सभी को मूल प्रमाण पत्र चाहिए। इसलिए चाहिए भाई, इसलिए चाहिए कि वो होमगार्ड की वैकेंसी निकली है और हमने 2-4 ऐसे बच्चों को देखा जो दिल्ली में नौकरी करते हुए होमगार्ड की वैकेंसी में होमगार्ड का फॉर्म भरने के लिए अपना मूल प्रमाण पत्र निकालने के लिए यहाँ आ रहे हैं।